अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जिस तत्व को लेकर विभिन्न देशों के मध्य सबसे अधिक विवाद रहता है और विद्वान भी जिस तत्व की परिभाषा करने में बड़े असहज महसूस करते हैं, आज ऐसे टॉपिक का अध्ययन हम करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है शक्ति संतुलन। उसका अर्थ और परिभाषाओं को आज हम देखेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि शक्ति संतुलन का अर्थ करना अपने आप में काफ़ी असहज होता है, क्योंकि शक्ति संतुलन एक साथ दो दो अर्थों को समाहित करता है। उसको आज हम जानने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को प्रारंभ करने से पूर्व मैं आपका अपने YouTube चैनल NTA नेट सेलेक्ट पॉलिटिकल साइंस में स्वागत करता हूं। और अब चलते हैं अपने आज के विषय पर। तो जैसा कि साथियों मैंने बताया, आज हम जानने का प्रयास करेंगे शक्ति संतुलन के अर्थ और परिभाषाओं को। तो शक्ति संतुलन का जो ये शब्द है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, वैसे तो काफ़ी प्राचीन समय से ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस शब्द का प्रयोग होता रहा है, किंतु द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात इस जो शब्द है इसकी प्रवृत्ति देखने को हमको बहुत अधिक मिलती है और विचारों ने इस काल के दौरान ही इस पर बहुत अधिक चर्चा का प्रयास किया है। तो एक डायग्राम के माध्यम से पहले हल्का सा हम शक्ति संतुलन को समझने का प्रयास करेंगे, उसके पश्चात इस पर बारीकी से बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि शक्ति संतुलन जो शब्द है वो एक साथ दो दो अर्थों को अपने आप में समाहित करता है। तो पहला अर्थ है एक संतुलन, यानी कि दोनों ही शक्तियाँ बराबर स्थिति में हो, उसे भी शक्ति संतुलन कह सकते हैं। और अधिकतर विद्वानों ने इसी को शक्ति संतुलन कहा है कि जब दोनों ही शक्तियाँ बराबर स्थिति में हो। इसे आप इस तराजू के डायग्राम से देख सकते हैं कि दोनों तराजुओं का जब बराबर स्थान दोनों जगह है, जो बाट है दोनों तरफ बराबर रखे हुए हैं, तो तब उसे शक्ति संतुलन का आदर्श कहा जाता है। किंतु शक्ति संतुलन को ही दूसरे अर्थों में भी परिभाषित किया जा सकता है और विभिन्न राष्ट्र करते हैं। वह यह है कि शक्ति संतुलन को जब शक्ति अपने संतुलन में हो, यानी कि आप अधिक शक्तिशाली हो, तब उसे शक्ति संतुलन कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आप देखते हैं कि विभिन्न राष्ट्र शक्ति बढ़ाने की, चाहे वो सैनिक शक्ति हो चाहे वो आर्थिक शक्ति हो, उसको बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं और तब ही शक्ति संतुलन को मानते हैं जब शक्ति उनके पास अधिक हो। तो दूसरे डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक तरफ जब बाटों की संख्या अधिक है और दूसरी तरफ बाटों की संख्या कम है, तो जहाँ बाटों की संख्या अधिक होगी वहाँ कहीं ना कहीं शक्ति अधिक होगी और जहाँ कम होगी वहाँ शक्ति कम होगी। तो इन दोनों ही अर्थों में शक्ति संतुलन को परिभाषित किया जाता है। एक को शक्ति संतुलन का आदर्श और एक के शक्ति संतुलन की वास्तविकता कह सकते हैं हम। आदर्श इसलिए क्योंकि जो विद्वान हैं जो शक्ति संतुलन स्थापित करना चाहते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, वो पहले वाले शक्ति संतुलन की बात करते हैं, किंतु जो राष्ट्र हैं वो शक्ति संतुलन को दूसरे अर्थ में देखने का प्रयास करते हैं और जब उनके पास अधिक शक्ति होती है तभी वो शक्ति संतुलन को मानते हैं। तो ऊपरी आप अब मेरा विश्वास है कि आप शक्ति संतुलन को समझ चुके होंगे, पर अब बारीकी से इसको देखने के पश्चात हम अब इसको देखने का प्रयास करते हैं। तो यूरोपीय राजनीति से में इस शब्द का प्रथम प्रयोग हुआ था। वैसे भी आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो प्रारंभ हुई थी वो यूरोप से ही प्रारंभ मानी जाती है, क्योंकि लगभग 19वीं शताब्दी से पूर्व का जितना भी इतिहास हमको मिलता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का, वो यूरोप से ही मिलता है, क्योंकि यूरोप के राष्ट्रों ने ही लगभग संपूर्ण राष्ट्रों को अपने उपनिवेशों में रखा हुआ था और यूरोप के राष्ट्र ही आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो भी इतिहास है 19वीं शताब्दी से पूर्व का लगभग यूरोप का इतिहास ही माना जाता है। और शक्ति संतुलन को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक मौलिक सिद्धांत माना जाता है और राजनीति का आधारभूत नियम भी इसे माना जाता है। यानी कि जब
राष्ट्रों के द्वारा अपनी शक्ति को अधिक स्थापित किया जाता है, तो इसलिए उसे वह शक्ति संतुलन उसे कहते हैं। शक्ति संतुलन की वास्तविकता वो भी कहीं ना कहीं वही है, तो इसलिए इसे एक आधारभूत नियम राज्यों की राजनीति का हम मान सकते हैं। विभिन्न राज्यों की शक्ति संतुलन से अर्थ हम यह लगा सकते हैं कि विभिन्न राज्यों की शक्ति दो पक्षों में लगभग समान रूप से बटी रहे, कोई भी एक पक्ष या एक राज्य अन्य राज्यों पर हावी न हो, इतना शक्तिशाली न हो कि वह दूसरे पर हमला करे या उसे दबाने हराने का सामर्थ्य उसके अधिक हो, तो ऐसे विषय को हम शक्ति संतुलन कहते हैं। ऐसी धारणा को शक्ति संतुलन कहा जा सकता है जब दो राज्यों के मध्य या दो से अधिक राज्यों के मध्य समान रूप से शक्ति का वितरण हो, सभी राष्ट्र समान शक्तिधारी हों, तो उसी को हम शक्ति संतुलन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कहते हैं। और बाकी मैं आपको बता चुका हूं कि जब तराजू के दो तुला बराबर अवस्था में हो तो उसे ही शक्ति संतुलन कहा जाता है। किंतु राष्ट्र, चाहे वो हिटलर हो, कोई भी राष्ट्र हो, जर्मनी में हिटलर ने शक्ति संतुलन को तब माना जब शक्ति उसके पक्ष में अधिक हो। तो अब कुछ परिभाषाओं को देखते हैं हम शक्ति संतुलन की, उसके पश्चात और स्पष्ट हो जाएगा कि शक्ति संतुलन की अवधारणा आखिर है क्या। तो सबसे पहले रिचर्ड कामडेन महोदय की ये परिभाषा है। वो कहते हैं शक्ति संतुलन एक विचित्र उलझन भरा शब्द है जो केवल भ्रमात्मक मिथ्या सत्य ही नहीं वरन ऐसा अव्यक्त व्यवस्था का परिचालक है जिसकी कभी स्थापना नहीं की जा सकती। तो जैसा कि मैंने बताया, तो जो रिचर्ड कामडेन महोदय हैं वो मानते हैं कि शक्ति संतुलन की स्थापना विश्व में कभी की ही नहीं जा सकती है, और जो शक्ति संतुलन की अवधारणा की हम बात करते हैं वह क्या है, भ्रमात्मक है, यानी कि भ्रम में डालने वाली बात है, उसको कभी भी वास्तविक धरातल पर उतारना क्या है, संभव नहीं है, और ये एक झूठ है। ऐसी परिभाषा रिचर्ड महोदय ने दी है। उसके पश्चात शक्ति संतुलन की एक अन्य परिभाषा स्लीचर महोदय ने दी है। उनका मानना है कि शक्ति संतुलन व्यक्तियों तथा समुदायों की सापेक्ष शक्ति की ओर संकेत करता है। शक्ति संतुलन व्यक्तियों तथा समुदायों की सापेक्ष शक्ति की ओर संकेत करता है। स्लीचर महोदय की परिभाषा से भी लगता है कि व्यक्तियों तथा समुदाय की सापेक्ष शक्ति, यानी कि दोनों, चाहे व्यक्तियों के रूप में देखें चाहे समुदायों के रूप में देखें, जब दोनों के पास हम शक्ति की तुलना करेंगे, दो समुदायों या दो व्यक्तियों की, तो उसको ही हम शक्ति संतुलन कह सकते हैं, जब दोनों के पास बराबर शक्ति विद्यमान हो। उसके पश्चात क्लाड महोदय ने परिभाषा करने का प्रयास किया है। उनका कहना है कि शक्ति संतुलन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें विभिन्न स्वतंत्र राष्ट्र अपने आपसी शक्ति संबंधों को बिना किसी बड़ी शक्ति के हस्तक्षेप के स्वतंत्रता पूर्वक संचालित करते हैं। इस प्रकार यह एक विकेंद्रीकृत व्यवस्था है जिसमें शक्ति व नीति निर्णायक इकाइयों के हाथों में ही रहती है। अर्थात दो या दो से अधिक राष्ट्र कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी राष्ट्र हो सकते हैं, वह जब बिना किसी तीसरे शक्तिशाली राष्ट्र के हस्तक्षेप के अपने विवादों को निपटाने की कोशिश करें, विवादों को निपटाने की कोशिश करें या स्वतंत्रता पूर्वक अपने संबंधों को चला रहे हैं, यानी कि जब तक तीसरा देश हस्तक्षेप न करे, बाकी दो राष्ट्र स्वतंत्रता पूर्वक अपने जो राष्ट्रीय हित हैं उनको ध्यान में रखते हुए अपने राज्यों का संचालन कर रहे हैं, और उन दोनों राष्ट्रों के मध्य कोई विभेद नहीं है। किसी तीसरे राष्ट्र की उनकी आवश्यकता नहीं है कि हमारे विभेदों को सुलझाएं और आपस में, क्योंकि यह स्थिति तभी हो सकती है जब दोनों को लगे कि या तो दोनों की शक्ति बराबर है, हम एक दूसरे पर अटैक नहीं कर सकते हैं, या यह स्थिति वैसे तब भी हो सकती है जब एक राष्ट्र अधिक शक्तिशाली हो, किंतु अगर एक राष्ट्र अधिक शक्तिशाली होगा तो दूसरा राष्ट्र कहीं ना कहीं या तो अधिक शक्तिशाली राष्ट्र की शक्ति को कम करने का प्रयास करेगा या अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करेगा। किंतु जब दो राष्ट्र समान अवस्था में रहते हैं तो वह उस समय बिना किसी तीसरे राष्ट्र के हस्तक्षेप के अपने संबंधों को आगे बढ़ा रहे हैं, तो ऐसी अवस्था किसमें, शक्ति संतुलन में रहती है। क्लाड महोदय का ऐसा कहना है।
उसके पश्चात कार्लडेन महोदय ने भी एक परिभाषा देने का प्रयास किया है। एक राष्ट्र को स्वयं अपनी तथा अपने पड़ोसी राष्ट्रों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए शक्ति संतुलन की स्थापना करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। स्वतंत्रता, शांति, स्थिरता तथा सार्वजनिक सुरक्षा के लिए शक्ति संतुलन आवश्यक है, क्योंकि एक निश्चित सीमा के बाद एक राज्य की तो इसमें भी जो कार्लडेन महोदय हैं वो यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि शक्ति संतुलन किसी भी राष्ट्र को स्थापित करना आवश्यक है, क्योंकि शक्ति संतुलन के माध्यम से ही वह स्वयं की भी सुरक्षा कर सकता है और अपने जो पड़ोसी हैं उन राष्ट्रों की भी सुरक्षा कर सकता है। यह कार्लडेन महोदय बताना चाहते हैं। उसके पश्चात कुछ अन्य विद्वानों ने भी शक्ति संतुलन को परिभाषित करने की कोशिश की है, जिसमें डिंगसन महोदय है। उनका मानना है कि संतुलन शब्द का प्रयोग समानता और असमानता दोनों ही अर्थों में किया जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि जब असमान यानी कि एक राष्ट्र के पास अधिक शक्ति होगी और दूसरे के पास कम, तो उसको भी शक्ति संतुलन मान लिया जाता है कि संतुलन कहीं ना कहीं हमारे पक्ष में है, शक्ति संतुलन हमारे पक्ष में है, उसको भी शक्ति संतुलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। और अगर दूसरे राष्ट्र के दोनों राष्ट्र समान हैं, दोनों का संतुलन बराबर है, तो उन अर्थों में भी शक्ति संतुलन को परिभाषित किया जा सकता है। डिंगसन महोदय ने भी यह बताने का प्रयास किया है। उसके पश्चात फेनेलान महोदय की परिभाषा है। उनका कहना है शक्ति संतुलन का एक अत्यंत स्पष्ट सिद्धांत है कि अपने पड़ोसी राष्ट्र को इतना शक्तिशाली कभी न बनने दो कि वह भय का कारण बन जाए। तो कुछ समझाने वाली बात इसमें मुझे नहीं लगती। उसके पश्चात कैंसलरे महोदय की परिभाषा है। उनका मानना है कि राष्ट्र परिवार के सदस्यों के बीच ऐसी उचित साम्यावस्था बनाए रखना जिससे उनमें से कोई भी इतना ताकतवर ना हो सके कि वो अपनी इच्छा दूसरे पर लाद सके। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आप जानते हैं कि दूसरे से शक्ति का अर्थ होता है दूसरे से वह कार्य करवा लेना जो वह सामान्य परिस्थितियों में ना करे। तो जब आपके पास शक्ति होगी तो दूसरा व्यक्ति उस काम को करने के लिए बाध्य हो जाता है, किंतु उसके ठीक विपरीत जब शक्ति संतुलन की हम बात करते हैं तो दूसरे को बाध्य न करना या दूसरा व्यक्ति बाध्य ना हो सके, शक्ति जब बराबर रहेगी तो दूसरा व्यक्ति बाध्य ना होगा। तो इसको कैंसलर महोदय ने बताने का, शक्ति संतुलन की परिभाषा बताने का प्रयास किया है। तो 6-7 परिभाषाओं को समझने के पश्चात अब हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो अर्थ हो सकते हैं या विभिन्न प्रकार के अर्थ निकल सकते हैं उसको हम समझने के प्रयास करेंगे। तो पहले तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो अर्थ निकलते हैं उसमें शक्ति संतुलन शक्ति संतुलन 2-3 अर्थों में निकलता है, एक स्थिति, एक प्रक्रिया या एक नीति और व्यवस्था के रूप में। तो 3 अर्थों में यह निकलता है। अभी हम आगे भी देखेंगे, कुछ अन्य अर्थ भी विभिन्न विद्वानों ने बताए हैं, किंतु 2-3 अर्थ मुख्यतः यह निकलते हैं। पहला है शक्ति संतुलन विशिष्ट स्थिति का घोतक है, अर्थात शक्ति संतुलन एक ऐसी स्थिति है जिसमें शक्ति संबंध लगभग बराबरी के आधार पर होते हैं। शक्ति संतुलन का अर्थ है शक्ति का समान वितरण। शक्ति संतुलन शब्द हमारे सामने उस तुला का चित्र प्रस्तुत करता है जिसके दोनों पलड़े एक आलंब से लटके हुए हैं और जिसमें बराबर बाट रखे हुए हैं। तो उसने वही बात बताने की कोशिश की है पहले में, जो मैं आपको शुरू में समझा चुका हूं कि एक तराजू के जब दोनों तरफ तराजू बराबर स्थिति में हो तो उसको उस स्थिति को हम शक्ति संतुलन की स्थिति कहेंगे। और वह है क्या है, विशिष्ट स्थिति का घोतक है, जब दोनों तराजू क्या है, समान अवस्था में है। उसके अतिरिक्त शक्ति संतुलन जो है वह विदेश नीति के रूप में भी है। इसमें केनेथ टॉमसन, मार्गेनथाउ, चर्चिल आदि कुछ विद्वानों ने शक्ति संतुलन के सिद्धांत को विदेश नीति के परिप्रेक्ष्य में भी परिभाषित करने का क्या किया है, प्रयास किया है। और ये विद्वान मानते हैं कि संतुलन जो है, शक्ति संतुलन खतरनाक स्थिति होती है। विदेश नीति की दृष्टि से राष्ट्र उसी समय शक्ति संतुलन की अवधारणा स्वीकार करते हैं जबकि वे अन्य राज्यों की तुलना में क्या हो, अधिक शक्तिशाली हो या अधिक शक्ति की स्थिति में हो। तो दूसरा, विदेश नीति के
विदेश नीति के संदर्भ में भी हम शक्ति संतुलन को देख सकते हैं। विदेश नीति यानी कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ किस प्रकार की नीति रख रहा है उसे विदेश नीति कहते हैं। तो इसको देखते हुए भी शक्ति संतुलन को हम समझने का प्रयास कर सकते हैं। उसके पश्चात जो तीसरा है वो है शक्ति संतुलन एक पद्धति के रूप में, यानी कि कुछ विद्वान हैं मार्टिन वाइट, आप इन विद्वानों का नाम अवश्य याद रख लेना क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि शक्ति संतुलन को एक पद्धति के रूप में कौन कौन से विद्वान देखते हैं, या शक्ति संतुलन को विदेश नीति के रूप में कौन कौन विद्वान देखते हैं। ऑप्शंस दिए जा सकते हैं आपको, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। तो शक्ति संतुलन एक पद्धति के रूप में जो मार्टिन वाइट है, एजेपी टेलर है, चार्ल्स लर्च है आदि जो विद्वान हैं, उन्होंने शक्ति संतुलन को एक पद्धति के रूप में परिभाषित करने का प्रयास किया है। और वो मानते हैं कि शक्ति संतुलन क्या है, जहां बहुत सारे राज्य हैं उन राज्यों को संतुलित करने की क्या है, एक व्यवस्था है। जब संतुलन रहेगा समस्त राष्ट्रों में तो एक नई व्यवस्था, विश्व व्यवस्था हमको देखने को मिलेगी। तो उस रूप में देखने का प्रयास इन विद्वानों ने किया है। यानी कि जैसे ऊपर मैंने विशिष्ट पद्धति बताया, जब संतुलन होगा तो उसी बात को नीचे दोहराया गया है कि एक पद्धति है, यानी कि जिसमें समस्त राष्ट्र क्या है, संतुलन की अवस्था में रहते हैं, शांति की अवस्था में रहते हैं, युद्ध की अवस्था में नहीं रहते हैं। जो अर्नेस्ट हास महोदय हैं, उन्होंने शक्ति संतुलन की जो अवधारणा है, यानी कि जो शक्ति संतुलन शब्द है, उसके 8 अर्थों में उसको बताने का प्रयास किया है। उसको देख लेते हैं। अर्नेस्ट हास ने जो 8 रूपों में शक्ति संतुलन को बताने का प्रयास किया है, इसी को हम शक्ति संतुलन के रूप भी कह सकते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला, शक्ति संतुलन शक्ति का क्या है, वितरण है। उनका मानना है कि शक्ति संतुलन क्या है, शक्ति का वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। और समस्त राष्ट्र क्या है, जब अपनी अपनी शक्तियों को या बांट के बराबर अवस्था में ले आए, या जो कमजोर राष्ट्र है वो अपनी शक्ति को बढ़ा के बराबर की अवस्था में ले आए, तो जब ऐसा वितरण हमको संपूर्ण विश्व में देखने को मिले तो उसको ही शक्ति संतुलन कहा जा सकता है पहले अर्थ में। उसके पश्चात जो उन्होंने दूसरा अर्थ बताया है, उसमें वो मानते हैं कि शक्ति की साम्यावस्था, यानी कि सबके पास बराबर शक्ति का होना, इसको भी हम शक्ति संतुलन कह सकते हैं। यानी कि जितने भी विभिन्न राष्ट्र हैं, गुट हैं, राष्ट्र समूह हैं, इनमें सभी राष्ट्रों के और सभी गुटों के मध्य समान शक्ति होना, इसको भी हम शक्ति संतुलन के रूप में देख सकते हैं। उसके पश्चात शक्ति संतुलन का जो तीसरा रूप हम देख सकते हैं वो है शक्ति की प्रबलता। जैसा कि बताया, एक राष्ट्र के पास अधिक शक्ति होना और उसका ये कहना कि शक्ति संतुलन हमारे पक्ष में है, इस रूप में भी हम शक्ति संतुलन को देख सकते हैं। चौथा है स्थिरता तथा शांति, यानी कि जब शक्ति के माध्यम से हमें शांति की अवस्था विश्व में देखने को मिले तो इसको भी हम शक्ति संतुलन के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। शांति और स्थिरता लाने वाला सिद्धांत संतुलन का सिद्धांत है, क्योंकि जब एक राष्ट्र के पास बहुत अधिक शक्ति होगी या ऐसे हथियार आपके पास हैं शक्ति के रूप में कि जिससे कहीं ना कहीं दूसरा राष्ट्र आपसे लड़ने की कोशिश ही नहीं करता, तो उससे भी क्या है, कहीं ना कहीं शांति बन सकती है। या दोनों जो राष्ट्र हैं, राष्ट्र समूह है, उन दोनों के पास ऐसे हथियार हैं जिससे कि अगर युद्ध हो तो दोनों के लिए बहुत अधिक जनहानि, धन हानि का नुकसान हो सकता है। तो उससे बचने के लिए अगर शांति स्थापित हो जाती है तो ऐसी अवस्था को भी हम शक्ति संतुलन कह सकते हैं। और यथास्थिति का अर्थ है कि ऐसी स्थिति लाना। यथास्थिति का अर्थ होता है अगर युद्ध चल रहा है, कहीं पे युद्ध हो जाता है, तो युद्ध से पूर्व कहीं ना कहीं शांति की स्थिति होती है। तो युद्ध के पश्चात जब हम यथास्थिति के शब्द का प्रयोग करते हैं तो यानी कि युद्ध से पहले की स्थिति, यथास्थिति को हम शांति की स्थिति भी कह सकते हैं, या जैसी स्थिति में राष्ट्र थे। अगर हम 1947 से पूर्व की यथास्थिति की बात करें तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान भारत के भीतर था, बांग्लादेश भी भारत के भीतर था। तो यथा स्थिति की बात करेंगे तो उस स्थिति में, यानी कि उस स्थिति में जाने की बात
यथा स्थिति में होती है। तो युद्ध से पूर्व की जो स्थिति हो या युद्ध से पूर्व की जो स्थिति हो उस स्थिति में जाने को यथा स्थिति का शब्द का प्रयोग किया जाता है। उसके पश्चात जो शक्ति संतुलन से पांचवा अभिप्राय निकलता है वह है अस्थिरता तथा युद्ध। क्योंकि अगर शक्ति संतुलन की कोशिश में राष्ट्र अपनी शक्ति को बढ़ाते रहे, जैसा कि वास्तविक धरातल में देखने को मिलता है, तो इससे क्या होगा, अस्थिरता की नौबत आ जाएगी, युद्ध की नौबत आ जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं भारत और चीन लगभग अपनी आज़ादी के पश्चात से ही क्या है, शक्ति का अधिकाधिक संग्रहण कर रहे हैं। और आज स्थिति ये बन बैठी है कि बॉर्डर पर भारत और चीन की सेनाएं आपस में लड़ने को तैयार है। क्योंकि चीन की जो नीति रही है वह अतिक्रमणकारी नीति रही है और दूसरे देश की सीमाओं में अतिक्रमण करना चीन की नीति रही है। तो उस कारण उसने अपनी शक्ति का अधिक से अधिक बढ़ाने की कोशिश की है। भारत सुरक्षात्मक दृष्टिकोण अपनाता है, किंतु दूसरे राष्ट्र के खतरे को भांपते हुए अपनी शक्ति को बढ़ाना कहीं ना कहीं आवश्यक होता है। तो उस कारण भारत ने भी अपनी शक्ति को बढ़ावा दिया है। तो इस संतुलन की स्थिति के कारण युद्ध की स्थिति भी क्या है, हमको देखने को मिलती है। मैंने आपको भारत और चाइना के उदाहरण से समझाने का प्रयास किया है। या शीत युद्ध का दौर आप देख सकते हैं कि दोनों ही राष्ट्र विभिन्न प्रकार के जो रासायनिक विभिन्न प्रकार के हथियारों के माध्यम से अपनी शक्ति को संतुलित करने या अपनी शक्ति संतुलित करने से दोनों ही अर्थ निकल के आ रहे हैं। कहीं ना कहीं बड़ा कंफ्यूजिंग शब्द इसे है, तो हम दोनों ही अर्थों में इसको देखने का प्रयास करेंगे कि शक्ति संतुलन का अर्थ समानता भी है और शक्ति संतुलन का अर्थ कहीं ना कहीं संतुलन अपने पक्ष में भी है। वास्तविक रूप में देखें, आदर्श रूप में देखें तो उसका यही अर्थ निकलता है कि दोनों राष्ट्र समूह देश क्या है, बराबर की स्थिति में हो। किंतु जिस अर्थ में राष्ट्र इसे प्रयोग करते हैं वह यही है कि शक्ति संतुलन अपने पक्ष में रखना। तो शक्ति संतुलन से अभिप्राय यह भी है, यानी कि उससे कहीं ना कहीं अस्थिरता और युद्ध की स्थिति भी आ सकती है। उसके पश्चात जो शक्ति संतुलन से अन्य अर्थ सामने निकल कर आता है वह है सार्वभौमिक सिद्धांत है। शक्ति संतुलन क्या है, एक सार्वभौमिक सिद्धांत है और सार्वभौमिक नियम है। जहां राष्ट्र राज्य व्यवस्था होगी वहां किसी न किसी प्रकार का संतुलन अवश्य रहेगा, चाहे यूनान के नगर राज्य हो या इटली के राज्य, अथवा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की विश्व राजनीति संतुलन के नियम को अवश्य ध्यान में रखती है। यानी कि एक सार्वभौमिक नियम है। सार्वभौमिक का अर्थ होता है कि संपूर्ण भूमि में हमको यह नियम देखने को मिलता है। कोई भी दो राष्ट्र होंगे तो वह संतुलन अपने पक्ष में करने के हमेशा क्या रहेंगे, पक्षधर रहेंगे। और यह स्थिति हम किसी भी समय में, किसी भी काल में, किसी भी विश्व के किसी भी स्थान में देखें तो हमको यही स्थिति देखने को मिलेगी। अर्थात यह क्या है, एक सार्वभौमिक नियम है। उसके पश्चात जो अंतिम हमारे पास आता है वो है शक्ति संतुलन एक व्यवस्था के रूप में तथा नीति निर्माताओं के लिए मार्गदर्शक भी है। कुछ विद्वानों ने इसे इस रूप में देखने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि संतुलन को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक व्यवस्था या तंत्र के रूप में भी देखा जा सकता है। इस अर्थ में शक्ति संतुलन एक बहुराज्य विश्व में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के कार्य करने की एक विशेष प्रकार की व्यवस्था का वाचक होता है। शक्ति संतुलन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति कारक के महत्व को प्रतिपादित करता है तथा विदेश नीति के निर्माण में शक्ति संतुलन को ध्यान में रखे जाने पर जोर दिया जाता है। तो एक व्यवस्था यानी कि एक ऐसी विश्व व्यवस्था की बात भी करता है शक्ति संतुलन, जो एक ऐसी व्यवस्था जो कि नीति निर्माताओं के लिए क्या है, मार्गदर्शक के रूप में है। क्योंकि शक्ति संतुलन को ध्यान में रखते हुए, अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते ही क्या है, राष्ट्र अपनी नीति का क्रियान्वयन करते हैं जिससे कि उसके राष्ट्रीय हितों का क्या हो, अधिक से अधिक संरक्षण हो। राष्ट्र ऐसी ही नीतियों को दूसरे राष्ट्रों के साथ बनाते हैं। तो आज के वीडियो में हमने शक्ति संतुलन के अर्थ, परिभाषाएं और उसके क्या क्या किस किस रूपों में विद्वानों ने उसे देखा है, क्या क्या अर्थ उसके हो सकते हैं, उसको समझने का प्रयास किया। आशा ही नहीं, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आपको सच में यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, क्योंकि आपके लाइक से और कमेंट से
और शेयर से एक प्रेरणा मिलती है कि हाँ, हमारे जो प्रयास है वो कहीं ना कहीं पूर्ण हो रहा है। और अगर सच में यह इस लायक हो रहा है तो आपको क्योंकि लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता है, हाँ, हमें प्रोत्साहन अवश्य मिलता है और एक अत्यधिक ऊर्जा के साथ आगे आने वाले वीडियोस को बनाने का इच्छा होती है ताकि आप लोग लाभान्वित हो सके। और जैसा कि बार बार कहा जाता है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आप लोगों ने हमें सुना, मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।